आज भौतिक विज्ञान भाग 2 के पहले पाठ प्रकाश पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं और प्रकाश के कौन कौन से नियम लागू होते हैं तथा दर्पण क्या है, किसे हम लेंस कहते हैं, दर्पण की उपयोगिता क्या है, यह किस प्रकार से बनाई जाती है, कितने प्रकार की होती है। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे ही दिन निकलता है हमें हर चीज़ें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है हमारे नेत्र को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो वैज्ञानिकों के कुछ प्रयोगों के आधार पर यह जाना गया कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वहाँ से एक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है परावर्तन की घटना। जैसे ही परावर्तन की घटना होती है तो हमारे नेत्र पर वह अपना प्रतिबिंब बनाती है और हमारे नेत्र को यह दृष्टिगोचर हो जाती है। वास्तव में प्रकाश है क्या? प्रकाश ही एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को उद्दीप्त करती है और चीज़ें हमें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश की स्रोत हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लैंप, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती हैं क्योंकि इनसे प्रकाश का विकिरण निकलता है जो किसी भी वस्तु को दिखाई देने में सहयोग करती है। जो चीज़ें प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तु कहा जाता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि प्रकाश अपने भीतर कुछ निश्चित प्रकार के गुण को रखे हुए होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तविकता में नाभिकीय संलयन का परिणाम होती है जो विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी तक आती है। यह विकिरण विधि प्रकाश के चलने का एक तरीका, एक माध्यम, और जैसे ही यह किसी वस्तु पर पड़ती है तो सबसे पहले घटना जो घटती है वह है परावर्तन की घटना। तो 3 प्रकार की घटनाएं प्रकाश में पाई जाती हैं। किसी भी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है और यह घटना कहलाती है आपतन। जहां पर प्रकाश की किरण आकर सतह पर टकराती है उस बिंदु पर जब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी जाती है तो उसे कहा जाता है अभिलंब। इस अभिलंब पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो यदि तल के उसी ओर प्रकाश की किरण लौट जाती है तो इस घटना को कहा जाता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और जब तल को भेद कर दूसरी ओर कहीं पर निकल जाती है तो उसे कहा जाता है अपवर्तन की घटना। तो पहली घटना हो गई कि किसी भी तल पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है और तल के उसी ओर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है और तल को भेद कर दूसरी ओर निकल जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो यह घटना कहलाई आपतन की घटना, यह घटना कहलाई परावर्तन की घटना और यह हो गई अपवर्तन की घटना। यही परावर्तन की घटना है जो हमें किसी भी वस्तु को दृष्टिगोचर कराती है। किसी वस्तु को हम देख पाते हैं केवल प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण।
प्रकाश के कुछ निश्चित गुण। इस प्रकाश के गुण पर अगर अध्ययन करेंगे तो वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा निश्चित होती है। वायु या निर्वात में इसकी चाल का आकलन किया गया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यानी वायु या निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की चाल से गति करती है। प्रकाश के चलने के विषय में तमाम वैज्ञानिकों के मत हैं, जिनमें सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में चलती है और कण का द्रव्यमान होता है, इसलिए उस प्रकाश के कण के पास गतिज ऊर्जा पाई जाती है। लेकिन बाद में हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के इस सिद्धांत को झुठलाया। उसने कहा नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, इसलिए तमाम घटनाएं घटती हैं। यहाँ पर चर्चा यह है कि प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब विकिरित होती हैं तो मैक्स प्लांक के अनुसार, जो उन्होंने क्वांटम सिद्धांत में दिया, कि यह छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती है। प्रत्येक बंडल या प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए प्रकाश एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा को लेकर चलता है। जब यह किसी सतह से टकराता है तो ये फोटॉन अपनी सारी ऊर्जा उस सतह को देकर स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश किसी भी तल पर अगर पड़ रही है और वह सुग्राही तल है तो वह उस ऊर्जा को अपने भीतर ले लेता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। धूप में अगर हम थाली में पानी रख दें तो कुछ समय के बाद वह पानी गर्म हो जाती है। यह इस घटना को सत्यापित करता है। किसी एक समांगी माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव सीधी रेखा में होती है। इसका मतलब है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। शर्त है कि माध्यम समांगी होना चाहिए, क्योंकि स्मेल नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को भी गलत ठहराया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसकी दिशा तत्क्षण बदल जाती है। लेकिन उस दूसरे माध्यम में भी वह प्रकाश उतनी दूरी तक सदैव सीधी रेखा में चलती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रकाश किसी एक समांगी माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलती है। तीसरे गुण पर चर्चा करेंगे। तीसरे गुण की चर्चा है कि प्रकाश ऐसी ऊर्जा जो वस्तुओं को दीप्त कराती है, वस्तुओं को दिखलाई देने में सहायता करती है, लेकिन स्वयं हम प्रकाश को देख नहीं पाते। अब जिस तल पर यह पड़ रही है उस तल के लिए, उस ऊर्जा को लेने के लिए एक सुग्राहिता होनी चाहिए। अगर वह सुग्राही है तो वह उस प्रकाशित ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को अपने भीतर ले लेता है और उसको किसी न किसी भी प्रकार की ऊर्जा में वह बदलने का हमेशा प्रयास करता है। क्योंकि कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि किया गया कार्य बराबर ऊर्जा। इसका अर्थ हुआ कि ऊर्जा को हम कार्य में बदल सकते हैं और कार्य से हम ऊर्जा का विनिमय किया जा सकता है। जब हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा उस पिंड को दे रहे होते हैं। वह ऊर्जा हमारी उस कार्य में को संपादित करने में व्यय होती है।
तो प्रकाश की पहली घटना हो गई आपतन की घटना और परावर्तन की घटना। इसमें आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पर आती है तो अभिलंब के साथ उस किरण का जो झुकाव है वह कहलाता है आपतन कोण। इस ओजन रेखा को देखा जाए और यहाँ पर है ओपी अभिलंब, तो कोण एन ओपी यह कहलाएगा आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का यह कहलाएगा परावर्तन कोण। इस प्रकार कोण एन डैश ओपी परावर्तन। अब इस नियम के अनुसार किसी भी समतल पर आने वाली प्रकाश की किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला आपतन और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यदि इस कोण को आई नेट किया जाए और इसे स्मॉल आर, तो इस नियम के अनुसार कोण आई बराबर कोण आर। अब इसे अगर अभिलंब दिशा में आपतित कराया जाए तो इस रेखा के अंदिश जब किरण आएगी तो इसका मतलब है कोण का मान हो गया 0। तो अगर आई का मान कोण आई इज इक्वल टू 0 तो कोण आर बराबर भी 0। इसका अर्थ हो गया कि अभिलंबवत आपतित होने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अभिलंबवत आपतित होने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यानी अगर इस मार्ग से प्रकाश आपतित कराया जाए तो इसी मार्ग से वापस लौट जाए। इसका प्रयोग हम दर्पण के सूत्र को प्राप्त करने में, प्रतिबिंब को प्राप्त करने में उपयोग में लाएंगे। दूसरा नियम कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। यह कागज का तल हो चाहे प्लेट का तल हो, इसी समतल में आपतित किरण आ रही है और इसी तल में अभिलंब खींचा हुआ है और इसी तल में परावर्तित किरण निकल जाए। तो यह दो नियम प्रकाश के परावर्तन के संबंध में वैज्ञानिकों ने बताए हैं। अब आता है कि दर्पण क्या है। दर्पण ऐसा एक डिवाइस है, यंत्र है, जिस पर प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वह परावर्तन के नियमों का अनुपालन करते हुए प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है और यह प्रकाश परावर्तित होने के बाद दृष्टिगोचर होता है। किसी कांच को ले लिया जाए और उस पर मरकरी या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो जिधर लेप की जाती है उसका दूसरा वाला सतह परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है, अर्थात दूसरे सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना को देखा जा सकता है। घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं दर्पण, वह समतल दर्पण,
उसके पीछे अगर देखेंगे तो लाल रंग की एक पेंट पोती गई होगी। तो पीछे पेंट पोता गया है तो सामने वाला जो सतह है वह हमारे लिए परावर्तक सतह का कार्य कर रहा है। दर्पण दो प्रकार के, पहले को कहा जाता है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। किसी समतल प्लेट के एक ओर अगर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो उसका दूसरा सतह परावर्तक तल बन जाता है, तब इसे कहा जाता है समतल दर्पण। लेकिन जब किसी खोखले कांच के गोलाकार रिंग को पालिश कर दिया जाए एक सतह, तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण में चूंकि दो सतह, तो पालिश करने के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार की बताई गई। पहले को कहते हैं उत्तल दर्पण और दूसरे को कहते हैं अवतल दर्पण। अब इस खोखले गोले का एक भाग यहां से काट लिया जाए, तो यही क्रॉस सेक्शन बच रहा है या पार्ट बच रहा है। तो अगर इसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए, तो अभी जैसा बताया गया कि जिधर हम पालिश करेंगे उसका विपरीत सतह परावर्तक तल की तरह कार्य करेगा, तो यह वाला सतह कहलाएगा परावर्तक तल। अब अगर इसी गोलीय दर्पण के इस भाग को कलई कर दिया जाए तो इसका विपरीत वाला सतह कहलाएगा परावर्तक तल। इस आधार पर दो प्रकार के दर्पण हुए। जब परावर्तक सतह दबा हुआ तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, और जब परावर्तक सतह उभरा हुआ तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अब जिस खोखले कांच के गोले को काटा जा रहा है, तो जब यह खोखला गोला होगा तो इसका अपना एक केंद्र होगा। अब इस केंद्र को मिलाती हुई एक सीधी रेखा अगर खींच दी जाए तो इसे कहेंगे मुख्य अक्ष, और इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। और इसकी आधी दूरी कहलाती है फोकस दूरी। अब इसमें बात आती है कि प्रतिबिंब क्या होता है। इमेज जब किसी सतह से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है पहले बिंदु का प्रतिबिंब। जहाँ से किरणें चली थी वह कोई वस्तु होगा,
और जहाँ पर किरणें आकर मिल जा रही हैं वह उसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं व्याख्या के आधार पर। किरणें मिलती हैं, तो जहाँ शब्द लिखा होगा मिलती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की व्याख्या है कि उसे पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। वह मिलती हुई दिखाई पड़ती है, हकीकत में वहां पर मिलती नहीं। तो ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका ब्लूप्रिंट लिया जाता है। जो समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं वह आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब दो प्रकार के हुए। जहां पर किरणें परावर्तन के पश्चात जाकर मिल जाएं, वह बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जहां पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हों, वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है कि